आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन और उनका क्या क्या डिपेंडेंस है। तो ये फार्मूला मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जिसमें R कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, रो कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है, L उसका लेंथ है और A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब यहां पर समझने और ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये जो टर्म है ये तो कहलाएगा रेजिस्टिविटी, ठीक, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में कि रेजिस्टिविटी जो है दैट इज प्योरली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जबकि लेंथ और एरिया जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, ये उसकी ज्योमेट्री है। यानी कि कंडक्टर का लेंथ क्या है, कंडक्टर का एरिया क्या है। अगर इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मान लो, तो उसका लेंथ और एरिया तो बाहर की चीज है ना, ये कंडक्टर के अंदर घुस के मटेरियल में जाके तो पता चलेगा नहीं, ये तो बाहर से ऐसे ही देख के पता चल जाएगा। तो जनरली बेटा लेंथ और एरिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे करेगा भाई बताओ? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, इट विल डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तीसरा, it will depend on area of cross section of the conductor. चौथा, it will depend on temperature also. रेजिस्टेंस जो होता है वो इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि रेजिस्टिविटी ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, उसकी बात करें अगर हम कि भाई रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर भाई डिपेंड करेगी जरा बताइए? It will depend on material of the conductor and temperature. ये केवल और केवल दो चीजों पर डिपेंड करेगा, लेंथ और उसके एरिया यानी कि उसकी ज्योमेट्री पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक, बात यह है कि सर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पर? तो आइए इस चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें, देखो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर पर इसका डिपेंडेंस देख रहे हैं कि टेम्परेचर पर यह आखिर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अगर किसी कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं, फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी हम लोग कंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर को अगर हम लोग बेटा इंक्रीज करेंगे, कंडक्टर का अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो सोचो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो सब भड़बड़ा के इधर उधर भागेंगे, जब इधर उधर भागेंगे तो उनका कोलिजन बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो बढ़ जाता है, और अगर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या चीज है? यस, इट इज ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन। करंट या इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां पर रेजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर बढ़ता है। साथ ही साथ जो रेजिस्टिविटी है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स थे वही तो तेज भाग रहे हैं, तो उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है। क्योंकि ये डायरेक्ट इंपैक्ट उसकी ज्योमेट्री पर नहीं डाल रहा है, वो किस पर डाल रहा है? मटेरियल पर डाल रहा है। मटेरियल हीट हो रहा है, मटेरियल के मॉलिक्यूल्स तेज तेज भाग रहे हैं, तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी
बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब अगर इसके फार्मूले की हम लोग बेटा बात करें तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं, हालांकि फार्मूला आप लोगों के ऐसा सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा जाने रहो, ये भी होता है। रेजिस्टेंस किसी भी टी टेम्परेचर पर अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए हमको किसी रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे आपसे जब आप 12th में आओगे तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 50 ओम, तो बताओ 75 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? तो 25 पे दिया है ना, तो वो टेम्परेचर होता है रेफरेंस टेम्परेचर। क्या होता है? रेफरेंस टेम्परेचर। तो यहां पर फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड जो बात करते हैं वो फार्मूला कुछ ऐसा बन जाता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या फार्मूला है? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जिसमें आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। आर नॉट क्या है? यस, इट इज, वी कैन से रेजिस्टेंस एट, इट इज रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, या कुछ किताबों में हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस भी आपको लिखा मिल जाए कि रेफरेंस टेम्परेचर पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा आर नॉट है। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या चीज है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और अलग अलग मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जो हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाएगा। क्लियर? और डेल्टा टी का मतलब बेटे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आप अच्छे से जानते हो। इसका मतलब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। क्या? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? किसी भी कंडक्टर मटेरियल के लिए अल्फा हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। फॉर एनी कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव। इसी वजह से बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ता है। रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। पक्की बात है? कोई डाउट हो बताइए इसमें। क्लियर? और देखिए, अगर यही सेम चीज हम रेजिस्टिविटी के लिए लिखना चाहें तो बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी होता है। क्या? वहां पर भी हम लिख सकते हैं रो एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेम चीज बिल्कुल। ठीक? क्यों? क्योंकि आर की जगह हम लिख सकते हैं ना रो एल बाई ए। एल बाई ए कैंसिल दोनों तरफ से, बोलो यार, लेंथ और एरिया दोनों कैंसिल, तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ जाता है किसी भी कंडक्टर के लिए। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाके मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हम लोग किसी भी सेमी कंडक्टर की बात करें, किसी भी सेमी कंडक्टर की बात करें, तो उसके लिए बेटा ये अल्फा जो होता है वो निगेटिव होता है। तो आप नीचे एक कोने में लिख सकते हो, फॉर एनी सेमी कंडक्टर दिस अल्फा इज नेगेटिव। तो वहां पर यही सारा मामला उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वहां पर रेजिस्टेंस घट जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर resistance will decrease as well as resistivity will also decrease. Any doubt? कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ता है, लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़े? चलिए,
थोड़ा आगे की बात करते हैं। इस पर बेस्ड, रेजिस्टिविटी पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। कहा जा रहा है कि एक कॉपर वायर है, फॉर एनी कॉपर वायर, जिसका लेंथ बोल रहे हैं क्वेश्चन में 2 मीटर है। लेंथ 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे हैं 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻2 ओम्स। कह रहे हैं रेजिस्टिविटी बताइए कॉपर की। अब ये तो एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, कह रहे हैं रेजिस्टिविटी बताओ भाई। इससे ज्यादा इजी कुछ हो भी नहीं सकता है। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो बोलो रो का फॉर्मूला क्या है? R A बाई L। बोलो आप लोग कर पाएंगे? रेजिस्टेंस पता है, एरिया पता है, लेंथ पता है, सब उठा के रख दोगे। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बिकम 1.7 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट क्या आएगा इसका? रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। मीटर मीटर कट गया, कितना आएगा यूनिट? ओम मीटर। करेक्ट है? कर लेंगे ना? आसान एकदम, फार्मूला बेस, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम नहीं दिया है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए कि उस क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीजें गिवन है। अगले क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहे हैं कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm और रेजिस्टिविटी उसकी गिवन है रो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे बेटा? पहला पार्ट वेरी सिंपल, अगेन भाई R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इस बार क्या पूछ रहे हैं? लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R A बाई रो बनेगा। रेजिस्टेंस बोलो कितना है? 10 ओम। अगर डायमीटर हमें पता है तो बेटा एरिया कितना होगा? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। डायमीटर के टर्म्स में क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाई 4। मैं लिख रहा हूं, सिंपल चीज है। एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर। रेडियस को डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? और जब स्क्वायर करोगे तो बोलो एरिया कितना आएगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्लियर? तो हम लोग वही चीज यहां पे रखने वाले हैं। पाई डायमीटर हमारा है 0.5, लेकिन बेटा mm में है। mm को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, इंटू 10 की पावर 1 mm को पहले सेंटीमीटर में बदलोगे, बोलो 10 से डिवाइड होगा और फिर 100 से डिवाइड होगा, तो टोटल डिवाइड कितने से होगा? 1000 से। तब तो मीटर में जाएगा। अरे भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1000 हो गए ना। तो 1000 से डिवाइड होगा, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये पूरे से हम 4 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया आर ए होल डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। बोलो भाई, क्या इसको आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो सब लोग? आराम से इसको आप घर पे करिएगा। ये आएगा 122.7 मीटर। कितना आएगा?
122.7 मीटर। पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है 22/7 या 3.14। वो वैल्यू ले लेना, सॉल्व कर लेना, यही आंसर आपका आ जाएगा। फिलहाल ये तो सिंपल था। इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा बेटा, बताओ। डायमीटर को अगर मैं डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा? भाई R इज इक्वल टू रो L बाई एरिया। एरिया को पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, तो 4 ऊपर जाएगा। बोलो भाई, ये फार्मूला है बोलो हमारे पास रेजिस्टेंस का, सही है। इस फार्मूला को देखकर रेजिस्टेंस डायमीटर पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये आप बता सकते हैं, इनवर्सली। तो क्या यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²? बोलो यार, ऐसा बोल सकते हैं? तो अब आप बताओ, अगर डायमीटर हो गया डबल तो रेजिस्टेंस स्क्वायर है भाई साहब, 1/4। तो आप भी यही कहोगे सर, इफ d डैश बिकेम 2d डबल, then resistance will become R/4। कोई डाउट? भाई क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर है, तो बेटा अगर डायमीटर का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर वो 2D हुआ तो भाई 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो 4, यानी कि दैट विल बिकम 1/4 टाइम्स। कोई डाउट हो तो बताइए। थर्ड पार्ट है, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। डायमीटर को हमने डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी का क्या होगा? रेजिस्टिविटी का क्या होगा है? क्या होगा? क्यों? दैट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ना मटेरियल चेंज हुआ ना टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी का ही चेंज होगी। समझ में आ रही बात? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सब लोग समझना जरा। कह रहे हैं 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो, मैं भी लिख रहा हूं। 6 ओम रेजिस्टेंस वायर is doubled up by folding। Calculate new resistance of the wire। Calculate new resistance of the wire। आप उस वायर का नया रेजिस्टेंस बताइए। डबल्ड अप मतलब बेटा क्या होता है? हाँ, पहले ऐसा वायर था, अभी हमने वायर को डबल कर दिया, डबल अप, फोल्डिंग कर दिया। इससे क्या हुआ, जब फोल्डिंग कर दिया तो उसका लेंथ क्या हो गया? आधा। पहले लेंथ था L, तो अभी लेंथ कितना है? सही है, लेकिन पहले एरिया था A और अभी एरिया कितना है? बोलो यार। तो पहले कंडीशन में इनिशियली R इज इक्वल टू रो L बाई A था, बोलो, और अभी क्या है? R डैश इज इक्वल टू रो
लेंथ कितना हो गया और एरिया कितना हो गया 2a। ऐसा पहले सीन अलग था भाई, अभी सीन क्या है, अलग है। अब आप बताओ, इन दिस सिचुएशन अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, अगर डिवाइड कर दें तो बोलो r डैश अपॉन r हो जाएगा, रो से रो कैंसिल, l से l कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बचा, यहां पर है देखो ये 2 नीचे जाएगा, 1/4 बचेगा खाली, चेक कर लो। तो r डैश कितना हो जाएगा, r/4। और पहले रेजिस्टेंस कितना था, 6 ओम, तो अभी कितना है 6/4 यानी कि 1.5। 6/4 मतलब 3/2 और 3/2 मतलब 1.5। अब क्वेश्चन को जरा समझो क्या है। क्वेश्चन में ये बोला 6 ओम का रेजिस्टेंस था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता कि भाई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक, उसका लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, मैं दूसरा एक वायर ले रहा हूं जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर मटेरियल सेम है तो कितना होगा बताओ। उसका 6 ओम था और उसका लेंथ है L, दूसरा वायर है मटेरियल सेम है, लेंथ है L/2, तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा 3 ओम। कि भाई जब लेंथ L था तब रेजिस्टेंस 6 ओम, आधा लेंथ ले लो तो 3 ओम। लेकिन अगर उसी वायर को घुमा करके आधा किया जाए लाइक दिस, तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, यानी कि 6/4 यानी कि 1.5। अंतर समझ में आया। वहां पर क्या था कि एक वायर था और दूसरा वायर था, दो अलग अलग वायर्स थे, उनमें कंपैरिजन किया जा रहा था। एक की लेंथ है L, दूसरे की लेंथ थी L/2। अभी क्या है, उसी वायर को घुमा दिया गया, या आपसे हम कहें कि एक वायर है बेटा, उसको खींचकर लेंथ डबल कर दिया, खींचकर। अगर खींचकर लेंथ को डबल किया है तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा। बोलो यार, लेंथ डबल होगा लेकिन एरिया हाफ हो जाएगा, तो ऐसे में रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो समझना जरा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट को समझो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके कॉन्सेप्ट पोर्शन पर आते हैं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट है क्या चीज। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एक वायर है जिसका लेंथ L है, दूसरा एक वायर है जिसका लेंथ L/2 है, ठीक, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम होने का मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, और एरिया के बारे में कुछ कहा नहीं गया, मतलब एरिया भी सेम है, आपको दिख भी रहा होगा, जितना इसका है वैसे इसका भी है, ठीक। तो ऐसे में हमको ये पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ आधा हुआ है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा। तो रेजिस्टेंस विल बिकम R/2। क्योंकि यहां पर दो अलग अलग रजिस्टर्स हैं, ये अलग है ये अलग है, इसका लेंथ ज्यादा था इसका कम था, मटेरियल सेम है, बात समझ में आई। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भैया इसका लेंथ L है, इसी को फोल्ड कर दिया, तो अब लेंथ हो गया L/2 लेकिन एरिया हो गया 2a। यहां एरिया भी चेंज हो गया, तो बेटा ऐसे में रेजिस्टेंस हो गया R/4। क्लियर? तो यहां पर डिपेंडेंसी जो निकल करके आती है वो आती है R प्रोपोर्शनल टू L²। क्या आती है, R प्रोपोर्शनल टू L² निकल कर आता है, ठीक। तो फिलहाल R/4 समझ में आ गया ना। दूसरा कंडीशन खींचने वाले पे देखो, खींचने वाले सीन में अगर आपसे ये कहा जाए कि एक वायर ये है, लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक। दूसरा वायर है जिसका लेंथ है 2L। अब ये सेपरेट है, अलग वायर है,
लेंथ डबल है तो बोलो रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा 2R। लेकिन आपसे कहा जाए कि भैया ये था एक वायर ऐसा, ठीक, इसका लेंथ L है, और इस बार हमने क्या किया, इसको खींच कर डबल कर दिया। जब किसी को खींच के डबल करोगे तो यार वो दुबला हो जाएगा कि नहीं होगा। इधर एरिया A था तो इधर एरिया A/2 हो जाएगा। तो ऐसे में बेटा रेजिस्टेंस विल बिकम 4R। एनी डाउट? पक्की बात है। तो ये तरीका होता है रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को चेक करने का। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग और यहां पे पढ़ने चल रहे हैं, एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को हम कैसे कैसे कंबाइन करेंगे। तो दो मेन कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यह है, एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, तीसरा रजिस्टर ये है। This is, we can say R1, this is R2 and this is R3। और इनके साथ हम लोगों ने ये एक सेल या बैटरी कह लो कनेक्ट किया, एक स्विच कनेक्ट किया, और इस तरीके का सर्किट है। ये सेल का अपना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेल में बोलो प्लस माइनस आपको पता है ना, ये सेल का प्लस होता है और ये माइनस होता है, और सेल हमेशा अपने प्लस से करंट देता है और वो करंट ऐसे घूमता हुआ माइनस में वापस आ जाएगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो 9th 10th क्लास में बच्चे ये याद कर लेते हैं कि अगर लाइन से है तो सीरीज है, ठीक, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। हालांकि 10th में काम चल जाएगा इस तरीके से, लेकिन जब आप 12th में आओगे तो फिर ये फेल हो जाएगा मेथड। लाइन से है तो सीरीज है, ये कोई बात नहीं हुई। सीरीज पहचानने का तरीका यह है कि अगर जो करंट निकल रहा है वही तीनों में जा रहा है, मतलब अगर करंट सेम जा रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो फिलहाल यहां पर आप भी इसी तरीके से याद करिएगा कि इसमें करंट कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। सो वी कैन से सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है, करंट विल बी सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस will be different। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। कैसे भाई? सेल का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V, उसमें से V1 बोलो इसको मिला, V2 इसको मिला और V3 इसको मिला। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं और ये 4 बच्चे हैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो 4 बच्चों में 100 रुपए को बांटना है तो हम बांट देंगे, भाई ये पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, लाओ इसको 50 रुपए दे दे, वो पढ़ने में थोड़ा कम अच्छा है, लाओ उसको 10 रुपए दे दे, इसको 15 दे दो, इसको 15 दे दो। बोलो यार, अभी भी वैसे 90 रुपए हुए, मतलब घुमा फिरा के 100 रुपए हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक। दैट डिपेंड्स कि किसका रेजिस्टेंस कैसा है, उसके हिसाब से हम उसको बांट देंगे। क्लियर है? ठीक। तो उसी तरीके से यहां पर V1 इसको, V2 इसको, V3 इसको। और अगर मान लो सारे रेजिस्टेंस बराबर हो, फॉर एग्जांपल 4 बच्चे हैं, चारों एकदम एक जैसे हैं, चारों पढ़ने में एकदम वैसे नंबर लाते हैं सब लोग, तो हम भी कहेंगे यार 100 रुपए 25 बांट दो सब में, ठीक। तो वही काम यहां भी होगा। अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, V/3 V/3 V/3। लेकिन अगर अलग अलग है तो अलग अलग बढ़ेगा। क्लियर? लेकिन यहां पर यह बात याद कर लेना कि करंट सीरीज में कैसा होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। अब बात आई, ठीक है सर डिफरेंस तो हो जाएगा, लेकिन अब इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? तो देखो भैया इसका रिलेशन कैसे आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो गया है V, दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ पढ़ रखा आप लोगों ने।
V बराबर आई आर होता है, ठीक। तो वी कैन राइट हियर V1 की जगह बोलो आई आर वन। इसमें करंट कौन जा रहा है, कितना करंट जा रहा है इसमें, आई। रेजिस्टेंस कितना है, R1। इसके लिए लिखो V2 कितना होगा, आई R2, और उसके लिए आई R3। और इसको जनरल हम लिख सकते हैं V बराबर आई आर। पूरी इक्वेशन में से बोलो आई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे क्या बचेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन। इस रिलेशन में ये जो R है, ये R क्या चीज है, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इन तीनों रेजिस्टर की जगह पर अगर हमसे कभी कहा जाए कोई एक रेजिस्टर यूज करो, तो वो रेजिस्टर कौन होगा, आर। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, तो वैसे इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट मतलब जिसको हम इसके बराबर रख सकते हैं। जैसे तराजू में इधर वेट रखते हैं और इधर कोई आपने फ्रूट रखा, तो फ्रूट वो वेट नहीं है, बोलो यार, लेकिन ये उसके इक्विवेलेंट है, जितना इसका मास उतना ही इसका भी है। समझ में आई बात। वैसे ही वाली कुछ बात है। इक्वल अलग चीज होती है, इक्वल मतलब 2 किलो आलू इधर रखो 2 किलो इधर रखो तो इक्वल हो गया, लेकिन इधर रखा वेट 2 किलो का और इधर रखा आलू, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। वही चीज यहां पर है कि बेटा अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों की जगह एक सिंगल रजिस्टर लाओ, उसी सेल के साथ जोड़ो, जो भी जोड़ा था वही स्विच है, वही करंट है, देखो भाई वही करंट है, तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा, R। कुछ समझ में आया। इक्विवेलेंट मतलब उन सब की जगह, उन सब, ये सब मिलके जितना वोल्टेज खा रहे थे, बोलो अकेला वो खाएगा, ये सब जितना करंट ले रहे थे वो उतना अकेला लेगा, मतलब जो काम ये तीनों मिलके कर रहे थे वो काम ये अकेला करेगा। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। पक्की बात। आगे बढ़ते हैं। ये है फिलहाल पहला, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं दूसरे और लास्ट कॉम्बिनेशन पर, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में देखो भाई क्या होगा, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक, R1 R2 R3, और इनके साथ में यहां कनेक्ट किया गया एक सेल या बैटरी को। ये स्विच है इस तरीके से, ये सेल का प्लस है, बोलो ये माइनस है, ये चीज आप लोग जानते हैं सेल में, और ये इधर से देगा करंट। अब जब ध्यान से देखो भाई, इधर आई करंट जब इधर से निकलेगा, करंट यहां पहुंचेगा, तो बेटा अब करंट क्या होगा, डिवाइड। करंट क्या होगा, डिवाइड। I1 उसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, I3 इसमें जाएगा, इधर से I1 आएगा, इधर से I2, इधर से I3, और इस पॉइंट पर बोलो सब फिर से जुड़ जाएंगे, और जब फिर से जुड़ जाएंगे तो इधर फिर से कितना करंट जाएगा, I। और ये किसी भी सेल का नेचर होता है कि अपने पॉजिटिव से जितना करंट देता है, निगेटिव में उतना ही करंट वापस ले लेता है। क्लियर। तो अब यहां पर याद करने वाली चीज क्या हुई, इस बार करंट कैसा होगा, डिफरेंट। करंट विल बी डिफरेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन द केस ऑफ पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो बराबर बराबर मिलेगा, ठीक। तो ये ऐसी वाली बात हो गई कि 100 रुपए मेरे पास है और आप सब अगर पैरेलल में जुड़ जाएं,
पैरेलल में जुड़ने का मतलब मेरे 100 रुपए आपके भी काम के हैं, मेरे 100 रुपए तुम्हारे लिए भी हैं, मेरे 100 रुपए उनके लिए भी हैं, उनके लिए भी, सबको बराबर बराबर मिलेगा। 25 25 25 नहीं, सबको 100 100 100 100 100 सबको बराबर। जब मनु आप 100 ले लो, काम करके वापस दे दो, जब तुम्हारा मनु तुम ले लो, तुम काम करके वापस दे दो, जब मनु तुम ले लो। ये लॉजिक है। इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल का है V, वो V तीनों में बराबर बराबर जाएगा, V इसका भी, V इसका भी और V इसका भी। तो इस बार बेटा डिवाइड क्या हो रहा है? कौन डिवाइड हुआ? करंट। तो इस बार हम क्या लिखेंगे? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। पिछली बार याद करो क्या लिखा था? जो डिवाइड होता है वही लिखते हैं। पिछली बार कौन डिवाइड हुआ था? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ था कि V इसका था, V1 V2 V3 था। ठीक, अभी क्या है? करंट डिवाइड हुआ है। पक्की बात? तो I करंट अगर ओम्स लॉ के हिसाब से लिखें तो बोलो क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। इसमें क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे? और इसके लिए बोलो V सेम है, कॉमन लेकर कैंसिल, तो क्या बनेगा? 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला ये हो जाएगा। और इक्विवेलेंट का फिर से मतलब वही है कि इन तीनों की जगह पर अगर कोई अकेला रेजिस्टेंस आएगा तो वो रेजिस्टेंस होगा R ओम का। वही सेल है, वही स्विच है, जितना पोटेंशियल इसका था वही उसका होगा, जो करंट आ रहा था वो सारा करंट मिला के अकेले लेगा। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हम लोग रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई डाउट इसमें? अब आप मुझे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस बताइए। एक रजिस्टर है 2 ओम का, एक है 4 ओम का। बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 ओम का है और एक 4 ओम का है, सीरीज में कितना होगा? 6 ओम, R1 प्लस R2। एक 2 ओम का है और एक 4 ओम का है, पैरेलल में है, कितना होगा? एक 2 का है और एक 4 का है, पैरेलल में, कितना आएगा? इन्होंने कहा सर 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/6। ऐसा होता है क्या? ये कौन सा मैथ है भाई? दैट विल बी 3/4। मतलब लॉजिकली जोड़ना है और 3/4 जोड़ने के बाद भी भाई साहब उल्टा करना है। अरे ये जो वैल्यू लिखते हो वो 1/r है। 1/2 प्लस 1/4 जब ऐड करोगे 4 आएगा, इधर 2 प्लस 1 आएगा, ये 1/r है। तो बेटे r कितना आएगा? ठीक, अब क्वेश्चन को समझना जरा फिर से ध्यान से। एक रजिस्टर है 4 ओम का, दूसरा भी है 4 ओम का, सीरीज में बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? पैरेलल में कितना आएगा? 1/4 प्लस 1/4 1/2। उल्टा करो, उल्टा करो, 2। तो पैरेलल में कितना आएगा? नहीं समझ में आई बात? 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी 1/2। और उल्टा करो भाई, 1/4 के बराबर होता है ना, उल्टा करो, कितना आएगा? 2 ओम। ऑब्जर्व करने वाली बात देखो, 4 ओम के रेजिस्टर को जब सीरीज में जोड़ा तो आया 8 ओम। 8 दोनों 4 से ज्यादा है, ठीक। लेकिन जब पैरेलल में जोड़ा तो 2 आया, जो कि दोनों 4 से। इसका क्या मतलब है? अगर रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो वैल्यू दोनों तीनों चारों से मैक्सिमम आएगी,
लेकिन अगर 4 रजिस्टर्स हैं और पैरेलल में जोड़ा गया तो वैल्यू जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटी आएगी। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा एक रजिस्टर है 100 ओम का और एक है 1 ओम का, हमने पैरेलल में जोड़ा, बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक, और आपको मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने 4 ऑप्शंस दिए, 101 ओम पहला, दूसरा हमने दिया 100 ओम, तीसरा हमने आंसर दिया 104 ओम और चौथा हमने ऑप्शन दिया 0.4 ओम। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, तो अब बिना सोचे समझे अगर पैरेलल में है तो हम टिक कौन सा मारेंगे? क्यों? क्योंकि यही अकेला है जो 1 ओम से छोटा है। देखो हमको ये पता चल गया कि अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो 100 से तो छोटा होगा ही, 1 से भी छोटा होगा, और 1 से छोटा यहां एक ही ऑप्शन है, तो हम उसी को आंसर दे देंगे। फिलहाल अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया है वो ऐसे ही रैंडम लिख दिया है, हमने कोई सोच समझ के क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो हो सकता है इसको सॉल्व करने पे ये ना आए, लेकिन जो भी आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा, ये गारंटी है। क्लियर? और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो भी ऑप्शन वहां दिया होगा, तो भाई वो तो पेपर का क्वेश्चन होगा ना, तो वो लोग तो फिर सॉल्व वॉल्व करके ही बनाएंगे। तो अगर कोई एक ही ऑप्शन 1 से छोटा है तो बस हम उसी टिक मारेंगे, काम खत्म। क्लियर है? चलिए आज फिलहाल इतना ही रखते हैं।